दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार का चुनाव सच पूछिए तो आज से शुरू हुआ चुनाव प्रचार। वैसे तो 6 अक्टूबर को ही अनाउंसमेंट हो गया था, अधिसूचना कि भाई चुनाव होगा। लेकिन इस बीच में देखिए, नामांकन जो जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक चुनाव कहीं भी शुरू नहीं हो जाता है। और जिन लोगों ने उम्मीदवारी अपनी दायर की थी, जिन लोगों ने पर्चे भरे थे, उनमें जो आखिरी चरण यानी दूसरा चरण जो चुनाव का है, उसका नॉमिनेशन जो है, नामांकन जो है, उसका वापसी का तारीख क्या था? 23 अक्टूबर। यानी 23 अक्टूबर के बाद ही ये पता चला कि किस चुनाव क्षेत्र में कौन उम्मीदवार है, सारे का। अगर फेज 2 का ले लिया जाए, जो कि आखिरी है, तो फेज 1 का 20 को यानी 20 अक्टूबर को ये क्लियर हो गया कि कौन मैदान में है। 121 सीटों पर 122 सीटों में किसका पता चला? 23 तारीख को, यानी 23 अक्टूबर को ये बात साफ हुई कि बिहार के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में कौन कौन उम्मीदवार किस किस पार्टी से खड़ा है। तो सिनारियो यानी पूरा जो परिदृश्य है वो क्लियर हुआ 23 अक्टूबर को। नियमतः 23 अक्टूबर से चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जानी चाहिए थी। हमने इतने वर्षों से चुनाव कवर किया है अलग अलग राज्यों में, और देश का भी चुनाव। सभी बड़े नेता, प्रमुख नेता जो सीरियसली चुनाव प्रचार में जिनको लगना होता है, वो आमतौर पे जब नामांकन वापसी हो जाती है कि भाई जो नहीं जिनको लड़ना है वो वापस कर लें अपना, जब ये तय हो जाता है कि कौन किस पार्टी का उम्मीदवार है, तब चुनाव मैदान में उतरते हैं दिग्गज। इसके पहले साधारण लोग और लोग चले जाते हैं, कार्यकर्ता चले जाते हैं, जिनको तैयारी करनी है वो चले जाते हैं। तो सच पूछिए तो 24 तारीख से चुनाव का प्रचार बुलंदियों पर होना चाहिए था बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के नेता तो गए, बीजेपी के नेता जाते रहे, ये बात सही है, लेकिन बीजेपी के नेता तो साल भर जाते रहते हैं, साल भर चुनाव करते रहते हैं। वो तो उनकी सारी राजनीति चुनाव पर केंद्रित है। लेकिन अगर अन्य राजनीतिक दलों का देखिए, अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है अन्य राजनीतिक दलों के पास कि वो हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे हर जगह जहां चाहे वहां। तो उन्होंने चुनाव प्रचार 24 को नहीं शुरू किया। कुछ एक दल गए। कि क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पहले दीपावली बीच में पड़ गई 20 तारीख को, यानी पहले चरण में नामांकन वापसी के साथ ही दिवाली। दिवाली भी 2-3 दिन तो लगी जाता है, धनतेरस है, दिवाली है, यह है, वो है। तो सारे जनता इन्वॉल्व थी अपने त्योहारों में। और बिहार में तो काफी बुलंदी के साथ मनाया जाता है, काफी जमकर मनाया जाता है। और उसके बाद छठ। छठ तो महापर्व, अद्भुत पर्व है। अब उसमें 3-4 दिन तो छठ में लगा। तो छठ का का पूरा जो त्योहार है, वो मैं मानता हूं कि 25-26 से शुरू, 25 से शुरू तैयारी, और 28 तक छठ हुआ। तो सच पूछिए तो 29 तारीख यानी जो चुनाव शुरू हो जाना चाहिए था 24 से, वो 29 तारीख यानी आज शुरू हुआ है चुनाव प्रचार बड़े पैमाने पर। आज राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हैं। तेजस्वी यादव तो पहले ही उतर चुके हैं क्योंकि वो बिहार में ही रहते हैं। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा के इलाके में मीटिंग्स हुई, रैलियां हुई, दोनों की ज्वाइंट सभाएं हुई, बहुत सारे और भी नेता उनमें मौजूद थे। और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टॉप जितने नेता हैं सब मैदान में। तो अब ये जो दिग्गजों का मैदान में उतरना है, ये देखिए कितना लेट शुरू हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। 29 तारीख से शुरू हुआ है बड़े पैमाने पर सारे बड़े राजनीतिक दलों के बड़े राजनेताओं का बिहार में चुनाव प्रचार, जिसको कहते हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। अभी मुझे पटना के एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने अखबारों में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इस समय पटना के एयरपोर्ट पर 17-18 जो है हेलीकॉप्टर इस समय तैनात हैं। तैनात हैं का मतलब कि अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग राजनेताओं के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद हैं।
लोग हवाई जहाज से आते हैं, फिर हेलीकॉप्टर पर बैठ करके और बिहार के अलग अलग कोने में घूमते हैं। यकीनन इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई मानने में कि सबसे अधिक जो हेलीकॉप्टर होंगे वो एनडीए के पास होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो हेलीकॉप्टर होंगे वो इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि उनके नेता भी ज़्यादा हैं, उनके पास उनकी हैसियत भी बड़ी है। इसके बाद जेडीयू और इसके बाद अन्य पार्टियां भी हैं, उनके पास भी हेलीकॉप्टर होंगे। तो सभी राजनीतिक जो रूप से समृद्ध हैं और जो सत्ता में हैं उनके पास जाहिर है संसाधन भी ज़्यादा हैं। तो ये 16-17 जो हेलीकॉप्टरों की बात बताई गई है पटना से, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, लेकिन मीडिया में भी वो चीज़ें आई हैं, 16-17 बताया गया है एग्जैक्ट। और एक कुल मिलाकर हो सकता है 18 हो सकता है 20 भी हो जाए किसी दिन, हो सकता है किसी दिन 15 ही केवल रहे, नेताओं के आने जाने पर है। और जो ये आपका इंडिया ब्लॉक है, यानी महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उसके पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो थोड़ा कम है, संभवतः उनके पास राष्ट्रीय जनता दल के पास 2 हैं और कांग्रेस के पास भी संभवतः 2 हेलीकॉप्टर हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनके नेताओं के लिए हो सकता है किसी दिन एक ही हो, जिस दिन जरूरत हो उसी दिन केवल हो। अब जैसे आज राहुल गांधी वगैरह आए हैं तो जाहिर है जरूर उनके लिए व्यवस्था होगी विशेष। इसी तरह से अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस दिन जा रहे हैं, हालांकि अब तो मुझे लगता है कि वो रोज ही जा रहे होंगे, तो उनके लिए अपनी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। हेलीकॉप्टरों में काफी खर्च होता है, लेकिन नेता जल्दी पहुंच जाता है। और जो खर्च होता है वो बताया जाता है कि 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति घंटे का हवाई खर्च है। इसके अलावा उनका उस पर एयरपोर्ट पर उसका वहाँ उतारना, वहाँ काफ़ी देर तक रहना, उसका भी अलग से खर्चा होता है। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने बात कहने जा रहा हूँ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इस पर ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है कि ये सारी तैयारी चुनाव प्रचार में लगे लोग इस बात को भूल जा रहे हैं कि चुनाव प्रचार का जो वक्त है, जो दिन है, जो समय है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और बिहार में ही आप देखिए इस बार जो चुनाव प्रचार के दिन मिल रहे हैं नेताओं को और जनता को भी एक दूसरे के समझने का, चुनाव प्रचार के दौरान केवल नेता ही प्रचार नहीं करता है, जनता भी, मतदाता भी चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं लोगों की बात, समझते हैं लोगों की बात, पढ़ते हैं लोगों की बात और फिर तय करते हैं। आपस में विचार विमर्श होता है। और बिहार तो ऐसा स्टेट है कि सुबह सुबह हो चाहे शाम हो, चाय की दुकानों पर अखबारों को लोग एकदम समझ लीजिए कि सुबह से लेकर के और शाम तक पढ़ते रहते हैं और गप्पे भी करते रहते हैं। चाय की दुकानों पर चाय पीते हुए कई कप चाय पी करके, और तब तक वो चाय पीना जारी रहता है जब तक बहस खत्म न हो जाए। तो बहस करने वाला प्रदेश है बिहार, और बहस करने वाले प्रदेश में पता चला कि बहस करने का आप मौका ही नहीं दे रहे हैं जनता को। तो लोग अपने अपने विचारों को इवॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्क्रिटाइज कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पहले से कुछ तय कर लेता है आदमी कि हम तो इस पार्टी को देंगे, इस नेता को देंगे, लेकिन विचार बदल भी जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान नई नई चीजें आती हैं, नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रचार का जो समय लगातार कम करता जा रहा है, यह गहरी चिंता का विषय है भारत जैसे मुल्क के लिए। भारत जैसे मुल्क के लिए इसलिए गहरी चिंता का विषय है क्योंकि जो मतदाता है वो जागरूक तो है हमारे यहां, लेकिन उस तक सूचना नहीं पहुंच पाती, देर से पहुंचती है। बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश का अभी भी रूरल है, यानी ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर बिहार जैसे स्टेट में। केरल नहीं है वो, केरल में तो पूरा का पूरा केरल अर्बनाइज हो गया है काफी हद तक, लेकिन बिहार अभी भी अर्बन और रूरल डिवाइड है। और रूरल एरिया में ऐसे ऐसे इलाके हैं जो मतदान की प्रक्रिया में खूब जम के शामिल होते हैं, लेकिन उनको सूचना देर से मिलती है, खबर नहीं जाती। तो एक तरह से चुनाव प्रचार की अवधि को, यानी टाइम को आप कम जो कर रहे हैं, तो लोगों के जानने के अधिकार को एक तरह से आप कुतर रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं, उसको और कम कर रहे हैं। लोगों को जानने का अधिकार है, लोग, नेता पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, पता चलता है, लेकिन आप समय कितना दे रहे हैं। बिहार में
आज की तारीख यानी 29 तारीख से 29 अक्टूबर से वास्तविक चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, जब सारे टॉप लीडर्स जा रहे हैं, सबके मैनिफेस्टो आ गए हैं। अभी एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं आया है, संभवतः कल या परसों आएगा, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है यानी महागठबंधन है, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। सीपीआईएमएल ने तो सबसे पहले जारी किया अपना अलग से भी, हालांकि सीपीआईएमएल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, महागठबंधन का हिस्सा है, तो ये दोनों एक तरह से जो मैनिफेस्टो है उसमें वो भागीदार है। अब सवाल यह है कि ये चीजें जनता तक नहीं अगर पहुंचती हैं या इनके बारे में जो चर्चा है जनता तक नहीं पहुंचती है, तो निश्चित रूप से उनके जानने के अधिकार पर हमला है एक तरह का। तो इलेक्शन कमीशन जो एक तो चुनाव का पूरा शेड्यूल दो बड़े महापर्वों के बीच में रख दिया गया। अनाउंसमेंट हो गया चुनाव का 6 अक्टूबर को, और इसके बाद आप देखिए जो चुनाव जो होगा वो एक 6 नवंबर को होगा पहला चरण, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, और नामांकन वापसी का जो प्रथम फेज है वो आपका 20 अक्टूबर यानी नामांकन वापसी का 20 अक्टूबर को पहले फेज का खत्म हो गया, दूसरे फेज का खत्म हुआ 23 अक्टूबर को। अब आप सोचिए कि कितना कम वक्त मिला है लोगों को, जब 29 अक्टूबर को चुनाव प्रचार सरगर्म हुआ है, धुआंधार शुरू हुआ है, और ये कब तक चलेगा साहब? ये चलेगा मुश्किल 4 तारीख तक, क्योंकि इसके बाद तो सन्नाटा, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो ले देकर 4 या 5 या 6 दिन आप दे रहे हैं कुल मिलाकर, चलिए हम 6-7 दिन मानकर चल रहे हैं, तो एक सप्ताह के अंदर चुनाव का सारा प्रचार जो है जनता तक, मतदाताओं तक जो भी सूचना, जो भी जानकारी मिल रही है नेताओं से, उनके इंटरेक्शन की, नेताओं की सभाओं की, वो इतनी है। अब इसमें जो सबसे अधिक मालदार दल होगा, जो सबसे मालदार दल माने जिसके पास खूब पैसा है, वह तो खूब पहुंचेगा, उसके हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ेंगे, उसकी गाड़ियां ज्यादा चलेंगी, उसके कार्यकर्ता पहले से फैले हुए हैं। लेकिन जो अपेक्षाकृत कमजोर होंगे आर्थिक रूप से, उनका पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतने हेलीकॉप्टर वो रख नहीं सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो कटौती हो रही है चुनाव प्रचार के अवधि की, समय की, दिनों की, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कहने के लिए तो यह है कि हम बहुत कम दिन में चुनाव करा लिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि 5-6 दिन के चुनाव। अगर आपने 6 अक्टूबर को अनाउंस किया होता, कर दिया चुनाव नोटिफिकेशन, अच्छी बात है, लेकिन ये तब आपका माना जाता कि भाई अवधि आप उतनी ही दे रहे हैं जितनी पीछे के चुनाव में दे रहे हैं। अगर इस बीच में दिवाली और छठ महापर्व न आता, वो नवंबर में आते, चुनाव प्रचार के बाद, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, लेकिन ये सारे के सारे तीनों महापर्व, बहुत महत्वपूर्ण पर्व, दिवाली, धनतेरस और अन्य जो थे ये, और छठ पर्व, ये सारे के सारे इसी बीच में आ गए। तो आपने जो शेड्यूल तय किया, आपने देखा ही नहीं कि चुनाव प्रचार का टेम्पो तो खत्म हो जाएगा, लोग अपने पर्वों में लग जाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं चुनाव के पर्वों में। तो 29 से शुरू हो रहा है, आज से। इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी इतने दिनों बाद गए, हालांकि उसके लिए और भी कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है यह भी एक कारण हो कि भाई हम तो उसी समय जाएंगे जब बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा चुनाव प्रचार। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, अब आप देखिए 2020 का अगर आप कंपेयर कीजिए, 2020 में जो चुनाव आयोग था, उस समय भी मोदी सरकार ही थी, उस समय दिवाली जो है 14 नवंबर को पड़ी थी, नवंबर महीने में पड़ी थी दिवाली, और 71 सीटों का चुनाव 28 अक्टूबर को हो चुका था। 94 सीटों का 3 फेज का चुनाव था, 94 सीटों का चुनाव हो चुका था 3 नवंबर को, 78 सीटों का चुनाव हो चुका था 7 नवंबर को, और 10 नवंबर को रिजल्ट आ चुका था। और दिवाली कब पड़ी? 14 को। अब आप सोचिए, छठ जो पड़ी 18 से 21 के बीच में माना जा सकता है। 18 से 21 का वो पूरा एक बड़ा उत्सव होता है, बहुत ही जबरदस्त बिहार में होता है, और अब तो पूरे देश में हो रहा है। बिहार का एक तरह से सब पूरा देश बिहार को फॉलो कर रहा है। तो आप अगर इस तरह का होता जैसा 2020 में है, तब तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा शेड्यूल बनाया
श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी और उनकी टीम ने कि सारे महत्वपूर्ण जो पर्व हैं, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, वो इसी बीच में आ गए, चुनाव के अनाउंसमेंट और चुनाव के संपन्न होने के बीच। तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल नहीं बना। कहीं ना कहीं इससे लोगों के जानने के, विचारने के और सूचना प्राप्त करने के अधिकार को एक तरह से ये कमजोर करता है शेड्यूल। और भारत जैसे मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है, जहां पर मीडिया इतना बायस्ड है कि वो सही सूचना नहीं देता। वन साइडेड सूचना टेलीविजन चैनलों पर चलती है, रेडियो तो पूरा सरकारी ही है, अखबार खासकर जो हिंदी अखबार हैं और वो भी जो बिहार में पढ़े जाते हैं, उनका हाल तो माशाअल्लाह क्या पूछिए। मतलब कुल मिलाकर हालात अच्छे नहीं हैं मीडिया के हिसाब से भी। अंग्रेजी अखबार अपेक्षाकृत अभी भी मैं मानता हूं कि वही थोड़े बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज की स्थिति में लोग जाने तो जाने कैसे कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। अब अखबारों में अच्छी अच्छी खबरें छपती हैं, बहुत सारी नए विश्लेषण छपते हैं, नई सूचनाएं दी जाती हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और एक तरह से राजनीतिक चेतना का निर्माण करते हैं। उनकी राजनीतिक चेतना में इजाफा होता है और फिर वो फैसला करते हैं, फिर अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने परिवार को प्रभावित भी करते हैं। तो आप डेमोक्रेटाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन की ये पूरी प्रोसेस को, यानी लोकतांत्रिकरण और राजनीतिकीकरण की पूरी प्रक्रिया को आप कुंद करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। 2020 जैसा भी होता चुनाव अगर शेड्यूल तो भी माना जाता, लेकिन ये तो 2020 से भी बुरा है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि जो बड़े महापर्व हैं देश के, शेड्यूल ऐसा तय करना चाहिए चुनाव का जो उस बीच में ना आए, ताकि लोग दोनों को एंजॉय कर सकें, अपने त्योहारों को भी और अपने चुनाव के उत्सव को भी, चुनाव के पर्व को भी। अपने देश में जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो उत्सव होता है। औरतों को मैंने देखा है, जब रिपोर्टिंग करता था मैं अखबार में, कि वो बाकायदे सज धज करके निकलती थी चुनाव में वोट डालने। क्या अद्भुत सीन होता था गांव में। अब का मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति है, लेकिन लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग उतरते थे, मतदान केंद्रों पर जाते थे और चुनाव आयोग भी प्रचार करता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब तो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि लोगों के नाम ही कट जाएं बहुत सारे। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं आज के दौर में। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको हमारी सूचना, हमारा विश्लेषण जैसा भी लगता हो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी सीखें कि और क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, सूचनाओं में क्या इजाफा कर सकते हैं, क्या और प्रोग्राम्स को कैसे और हम डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।